हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से केमिस्ट्री के, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है, क्योंकि पढ़ना तो हमें वही है मेनली। ठीक है, तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है ठीक है। अब ये तो बेसिक है कि ब्रांच ऑफ साइंस है, बट ये करती क्या है? तो केमिस्ट्री हमें बताती है मैटर के बारे में। ठीक है, अब मैटर के बारे में क्या बताती है वो? तो मैटर के बारे में बताती है चार चीज़ें। पहली चीज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि वो बनता कैसे है। ठीक है। दूसरी चीज़ उसका स्ट्रक्चर, कि जब वो बन गया उसके बाद वो दिख कैसा रहा है। तीसरी चीज़ कि अब वो बन गया, अब वो दिख गया, तो वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़। और लास्ट इंटरैक्शंस, कि अब वो बन भी गया, दिख भी गया, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी शो हो गई, अब वो दूसरे एटम्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। तो ये चार चीज़ें बताती है हमें केमिस्ट्री। मैटर के बारे में उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका इंटरैक्शन दूसरे एटम से। अब ये तो बात कर ली हमने केमिस्ट्री के बारे में, बट मैटर क्या होता है? अब मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका अपना खुद का मास हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है? जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और इसके पास अपना मास हो। और ये तीन स्टेट्स में फाउंड होता है, जो कि हमें नेचुरली पता है कि तीन स्टेट्स में फाउंड होता है। इसके अलावा दो और होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, बेसिकली तीन स्टेट्स होती है जो कि सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके अलावा दो और होती है, प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर जितनी भी हैं हमारे पास पांच, उन सब की भी अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि पहली है हमारे पास सॉलिड। अब सॉलिड कोई चीज़ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम भी फिक्स है और उसकी शेप भी फिक्स है, कि वो जैसा दिखता है वो वैसे ही रहेगा। अगर मैं उसको ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो टूट जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड्स के साथ क्या होता है कि उसका वॉल्यूम और उसका शेप क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं रहती। जैसे कि अगर मैं पानी का एग्जांपल लूँ, अगर मैं पानी को मैंने बॉटल में रखा हुआ है तो उस बॉटल की शेप ले लेगा। अगर मैं उसे नीचे फेंक दूँ तो वो अलग शेप का हो जाएगा, या फिर अगर मैंने उसको पतीले में डाल दिया तो फिर वो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, बट उसका शेप कभी भी फिक्स नहीं रहता। वो जिस कंटेनर में है उसके हिसाब से अपना शेप पकड़ लेता है। तो सॉलिड में हमारे पास वॉल्यूम भी फिक्स था, शेप भी, बट लिक्विड में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप हमारे पास फिक्स नहीं है। अब अगर मैं गैस के ऊपर आता हूँ तो गैस में क्या होता है हमारे पास, कि ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसकी शेप फिक्स है। ठीक है, शेप तो हमें पता ही है कि लिक्विड की भी फिक्स नहीं है तो गैस की भी नहीं है, बट गैस का क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। सपोज करो कि अगर मैंने सांस ले रहा हूँ तो जितने मैं अक्वायर कर सकता हूँ उतनी ही हवा लूंगा, बट अगर मैं सोचूं उसको बलून के अंदर भरता हूँ तो वो अलग वॉल्यूम में आता है। अगर मैं उसको बाहर अभी एक्सहेल कर रहा हूँ तो वो पूरे रूम की जगह ले लेगा, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या है हमारे पास, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स। लिक्विड के अंदर क्या है हमारे पास, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप नॉट फिक्स। बट गैस के अंदर ना तो डेफिनाइट शेप है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम। और इसका बेसिक रीजन होता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, मतलब ये कि जो दो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सॉलिड के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है, गैस के अंदर होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड है तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो क्लोजली पैक्ड है। तो जैसे उनका क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको निकालना भी मुश्किल होता है, उनको अलग करना भी मुश्किल होता है, इसलिए जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाती है। बट लिक्विड के अंदर क्या होता है, वो थोड़े से डिस्टेंस पे होता है तो वो शेप तो मोल्ड कर लेते हैं, बट वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है उसका। बट गैस के अंदर क्या होता है, वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है।
बट अब इसके अंदर क्या है कि ना तो पास पास हैं वो, ना उनके बीच में फोर्स ज़्यादा अच्छा है, तो क्या करते हैं वो कि वो शेप भी अपना मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और वो अपना वॉल्यूम भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल नेचर के। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो होते हैं इंटर कन्वर्टेबल नेचर। इंटर कन्वर्टेबल नेचर का मतलब क्या है कि वो आपस में एक दूसरे के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इजीली क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्टेबल नेचर, इंटर कन्वर्टेबल नेचर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब हम सॉलिड से लिक्विड भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस भी जा सकते हैं, और गैस से सॉलिड भी जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सॉलिड से लिक्विड जाना है मेरे को, तो सॉलिड से लिक्विड जाने का हमें बेसिक प्रोसेस पता है कि एक बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर मैं बाहर छोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, नॉर्मल पानी, है ना। आइस को अगर मैं बाहर छोड़ दूँ तो वो क्या करेगा, मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, पानी। तो सॉलिड से लिक्विड जाने का बेसिक क्या है हमारे पास, मेल्टिंग। ठीक है, अब मेल्टिंग थोड़ा सा बेसिक वर्ड हो गया ना, इंग्लिश का वर्ड 9th-10th में पढ़ते थे, थोड़ा सा हम बड़े हो चुके हैं 11th में, 12th में, तो इसीलिए हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है फ्यूजन। ठीक है, वर्ड है हमारे पास सॉलिड से लिक्विड जाने का प्रोसेस, उसे कहते हैं फ्यूजन। अब सॉलिड से लिक्विड आ रहे हैं तो क्या लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बर्फ़ से पानी बना रहा हूँ तो पानी को वापस फ्रीज भी तो कर सकता हूँ, वापस बर्फ़ बन जाएगा। तो लिक्विड से सॉलिड जाने का प्रोसेस कौन सा हो गया, फ्रीजिंग। ठीक है, अब अगेन फ्रीजिंग भी क्या है, थोड़ा सा छोटे अमाउंट का वर्ड, तो फ्रीजिंग की जगह पे हम यूज करते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या यूज करते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, अब बात करते हैं लिक्विड से गैस जाने की। हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का पढ़ लिया। अब है कि लिक्विड से अगर मैं गैस पे आता हूं, ठीक है, अगर मैं लिक्विड से गैस पे आता हूं तो क्या होगा कि लिक्विड से गैस, जैसे कि वही पानी है, उसको मैंने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया या फिर गैस पे चढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है हमारे पास, जैसे ही मैंने उसको गैस पे चढ़ाया वो क्या करता है, बॉईल होने लगता है। बॉईल होने लगता है मतलब कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विड से गैस जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बॉईल कर सकते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि अगर मैं गैस से लिक्विड जाऊं तो गैस से लिक्विड क्या हो सकता है, गैस से लिक्विड अगर तुमने रेन होते हुए देखी हो तो रेन का प्रोसेस क्या होता है कि पहले पानी ऊपर गया और फिर ऊपर से क्या होता है कि वो रेन फॉर्म्स, क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक है, क्लाउड जैसी फॉर्म करता है उसका प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। अब ये दोनों वर्ड्स भी थोड़े से पुराने हैं 9th-10th के हिसाब से, तो हम बॉइलिंग की जगह पे यूज करते हैं यहाँ पे वेपराइजेशन, और कंडेंसेशन की जगह पे यूज करते हैं लिक्विफिकेशन। बस वर्ड्स में चेंज है, मतलब से। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारे पास गैस से सॉलिड जाना या फिर सॉलिड से गैस आना। ठीक है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना या फिर सॉलिड से वापस गैस की स्टेट में कन्वर्ट होना। तो अगर मैं गैस से सॉलिड कन्वर्ट होता हूं तो हमारे पास एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डेपोजिशन, डेपोजिशन। और अगर मैं सॉलिड से गैस आता हूं तो प्रोसेस का नाम है हमारे पास सब्लिमेशन। अब ये शो कौन करता है, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, काफ़ी अनयूजुअल है। नॉर्मली तो हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस देते हैं, लिक्विड जो होता है हमारा मेन मीडियम होता है, बट ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि शायद सबने देखा हो ड्राई आइस, है ना। ड्राई आइस को हम कहते हैं CO2 का सॉलिडिफाइड वर्जन, CO2 सॉलिड। ठीक है, वो भी क्या होती है, वो डायरेक्ट क्या करती है, सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चली जाती है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर मेल्ट नहीं होती है, वो डायरेक्ट क्या चलती जाती है, गैस की स्टेट में। अब CO2 के अलावा और भी है, जैसे कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड।
ठीक है। इसके अलावा और है जैसे कि हमारे पास है कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। ये भी क्या होते हैं कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस जाते हैं, बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्या थे हमारे पास कैम्फर और नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बॉइलिंग है, ठीक है, तो बॉइलिंग की जगह पे एक और वर्ड भी तुम बोल सकते थे, वो होता है इवेपोरेशन। काफ़ी हम वाइडली यूज़ करते हैं ये वाली टर्म इवेपोरेशन, बट यहाँ पे मैंने जो टर्म लिखी थी वो थी वेपराइजेशन। तो बहुत बच्चों को ये भी आ सकता है कि मैंने वेपराइजेशन क्यों लिखा, इवेपोरेशन भी तो वर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडेंसेशन लिखा है। तो उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में, या फिर अगर मैं बॉइलिंग यूज़ करूँ तो बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। कि जो इवेपोरेशन है वो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, और जो बॉइलिंग है वो आर्टिफिशियल की, वो हमें करनी पड़ती है, वो खुद से नहीं होती बॉइलिंग। दूसरी बात कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि अगर तुमने इवेपोरेशन होते हुए देखा है तो हम क्या करते हैं, सतह पे पानी फेंक देते हैं, तो वो सरफेस एरिया क्या होता है उसका ज़्यादा होता है, और वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को उठाता है। इवेपोरेशन में अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास पूरा एक कंटेनर है तो वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर को टारगेट करता है, फिर वो ऊपर वाली लेयर कन्वर्ट हो गई तो नीचे वाली लेयर क्या आ गई, ऊपर आ जाएगी, फिर वैसे ही वो सिर्फ सरफेस की लेयर को ही टारगेट करता है। बट अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो उसमें वो प्रॉपर बल्क फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना, बल्क फिनोमिना, मतलब उसके अंदर जितना भी कंटेनर का प्रॉपर वॉल्यूम है वो सबको यूज करता है एक साथ। जैसे कि आपने बॉइल किया होगा तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर पहले बॉइल होना स्टार्ट होती है, ठीक है, वो क्या करता है एक साथ पूरे उसको हीट करता है और फिर उसमें से इवेपोरेट, मतलब बॉइलिंग करता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वो नेचुरल फिनोमिना है और वो क्या होता है, सरफेस पे होता है, ठीक है। बट बॉइलिंग के अंदर क्या है हमारे पास कि वो आर्टिफिशियल फिनोमिना है और वो बल्क में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पे एक्ट करेगा। इवेपोरेशन और बॉइलिंग का बेसिक डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन क्या है, नेचुरल और सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इसी वजह से हम इवेपोरेशन यूज नहीं करते, क्योंकि इवेपोरेशन नेचुरली होता है, हम करा नहीं सकते, बट कंडेंसेशन हम करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अगर मैं कोई चीज़ बॉईल कर रहा हूँ, ठीक है, पानी ही बॉईल कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं ढक्कन डाल देता हूँ पतीले के ऊपर, तो क्या हो जाएगा कि वो जो पतीले के ऊपर जो ढक्कन डाला है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट जमा होने लग जाते हैं कुछ टाइम बाद। अब वो वाटर ड्रॉपलेट जमा क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो इसको मैं आर्टिफिशियली करा सकता हूँ, पर मैं इवेपोरेशन आर्टिफिशियली नहीं करा सकता, इसीलिए हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है वेपराइजेशन, ठीक है। अब मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स डिफाइन कर दी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 स्टेट्स नहीं करी, प्लाज्मा और बीईसी। अब ये दोनों स्टेट्स हमारे पास अर्थ के अंदर नेचुरली फाउंड नहीं होती है, ये बाहर की स्टेट्स है, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल कंडीशन में बना सकते हैं उनको, ठीक है, ये नेचुरल अकरिंग नहीं है। जैसे कि प्लाज्मा क्या होता है कि अगर किसी भी हॉट सरफेस के अंदर, हॉट मतलब एक्सट्रीमली हॉट, अर्थ वाला सरफेस नहीं, जैसे कि स्टार्स होते हैं, सन एक स्टार है, तो वैसा वाला हॉट सरफेस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड फ्लो होता है तो उस वाले स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा। जब एक्सट्रीमली हॉट सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैपिड फ्लो होता है तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। और बीईसी उसका अपोजिट होता है कि जब एक्सट्रीमली कोल्ड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसे कहते हैं बीईसी। दोनों जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है, इसीलिए हम इसको एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं देखते और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।